हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि आप जो है इसे डेटा सेंटर्स, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्मार्ट मीटर्स और ऑटो ईवीज के लिए जो है प्रॉक्सी खेल सकते हो। पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखोगे तो इस कंपनी के अंदर जो है बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं देखने मिल रही थी हमें, बट अभी जो है कंपनी के अंदर जो है थोड़ा बहुत हमें टर्न अराउंड सिचुएशन जो है देखने मिल रहा है। जहां अगर हम इस कंपनी की बात करें तो हमें जो है 2023 में कंपनी के रेवेन्यू ग्रो होते हुए देखे थे 45% से, और 2024 में अगर आप देखोगे तो कंपनी से ग्रोथ ही जा चुकी थी, और 2025 में तो हमें जो है कंपनी की सेल्स के अंदर डी ग्रोथ देखने मिली थी। जब हम इसलिए पिछले कुछ 4 क्वार्टर की बात करें तो वहां पे आप देखोगे तो 2024 में Q1 के अंदर कंपनी के सेल्स के अंदर डी ग्रोथ थी, और वही जो है हमें Q3 के अंदर कंपनी के अंदर देखने मिल रहा था। लेकिन फाइनली कंपनी के Q4 के अंदर जो है हमें सेल्स की ग्रोथ देखने मिली है एक्चुअली, और कंपनी के अंदर हमें जो है बहुत बड़ा मार्जिन एक्सपेंशन देखने मिला है। जहां पहले इसके मार्जिन जो थे एबिटा मार्जिन वो 17% के आसपास बनकर आ रहे थे, और अभी एबिटा मार्जिन जो है वो 22% के आसपास इंक्रीज हो चुके हैं। इसके साथ साथ ये जो कंपनी है ना, ये इनका जो बिजनेस मॉडल है ना, ये बहुत ज़्यादा यूनिक मॉडल है, क्योंकि ये लोग जो है आपके प्रिसीजन इंजीनियरिंग के अंदर है, और ये कंपनी जो चीज़ बना रही है वो बाकी कंपनीज अगर आप देखोगे तो बिल्कुल भी नहीं बना रही, क्योंकि इनके पास जो टेक्नोलॉजी है ना वो डिफरेंट है, और ये जो है इस कंपनी का बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एज है। तो कंपनी का नाम है शिवालिक बायोमेटल्स। अगर हम कंपनी का डिस्कस करें तो कंपनी के जो है 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बनकर आते हैं आपके सोलन के अंदर। अब ये जो है कंपनी का एक बहुत बड़ा रिस्क भी बन जाता है। रिस्क क्या बनकर आता है कि कल को अगर सोलन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, इवन छोटा सा भी प्रॉब्लम हो जाता है, तब कंपनी के ऊपर जो है पूरा दिक्कत हो सकता है। जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हो कि सोलन के अंदर कोई लैंडस्लाइड हो जाती है या फिर कुछ और इशू हो जाता है, तो वहां पे आप देखोगे तो कंपनी जो है पूरी फैक्ट्री, पूरी कंपनी जो है बंद पड़ने के चांसेस बन जाते हैं अगर सोलन के अंदर कुछ भी हो जाता है तो सोलन जो है आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और मैंने सोचा भी नहीं था भाई कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बैठकर कोई एक छोटे से गांव के अंदर कंपनी जो है इतना इंटरेस्टिंग काम के अंदर काम कर सकती है। तो ये लोग सोलन के अंदर काम करते हैं। अब शिवालिक बायोमेटल की मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे आपको रेवेन्यू के अंदर जो है लंपी ग्रोथ दिखेगी। कुछ साल आपको रेवेन्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ दिखेगी, कुछ साल अगर आप देखोगे तो हमें जो है रेवेन्यू के अंदर डी ग्रोथ भी देखने मिलेगी, क्योंकि ये जो है इनके डिमांड के हिसाब से चीज़ें जो है वो फ्लक्चुएट कर रही होती है। कभी कभी डिमांड आता है ग्लोबली, तब रेवेन्यू जो है ऑटोमेटिकली हमें ग्रोथ दिखती है। अगेन जब स्लो डाउन हो जाता है तो हमें डी ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हो जाती है। तो कंपनी जो है 3 सेगमेंट्स के अंदर काम करती है, और तीनों भी जो सेगमेंट्स है कंपनी के लिए बहुत यूनिक सेगमेंट्स है। जो पहला सेगमेंट आपका बनकर आता है वो है शंट रेजिस्टर्स, जो दूसरा सेगमेंट आपका बनकर आता है वो है थर्मोस्टैटिक बायोमेटल्स, और जो थर्ड सेगमेंट है वो है इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब मेन कंपनी के जो 2 सेगमेंट्स है वो है आपके शंट रेजिस्टर्स और दूसरा जो है थर्मोस्टैटिक बायोमेटल्स। जहां से कंपनी के मैक्सिमम रेवेन्यूज अगर आप देखोगे तो आपके शंट रेजिस्टर से ही आते हैं, दैट इज अबाउट 41.76% के आसपास, और इक्विवेलेंट रेवेन्यूज ही जो है हमें थर्मोस्टैटिक बायोमेटल से देखने मिल रहे हैं, और फिर इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट से वही आपके 14-15% ऑफ रेवेन्यूज आते हैं। अब जो शंट रेजिस्टर होते हैं इन्हें बनाना कोई भी बहुत सिंपल काम नहीं है, तो कोई भी कंपनी जो है शंट रेजिस्टर के अंदर एंटर कर कर जो है काम नहीं कर सकती है। तो कंपनी जो है इस सेगमेंट के अंदर 2015 में एंटर करा इन्होंने, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक डिफ्यूजन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। मतलब क्या, इस वेल्डिंग, ये एक टाइप का वेल्डिंग होता है जहां आपके जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बीम्स होते हैं, उससे जो है आप धीरे धीरे एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को जो है ज्वाइन करते हो या फिर रिमूव करते हो। तो इसे जो है हम इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग की तरीके से समझ सकते हैं। तो ये जो अल्ट्रा ओमिक करंट सेंसिंग कंपोनेंट्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये जो है आप ऐसे समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी है ना वहां के ट्रैफिक पुलिस है। मतलब क्या कि कभी भी अगर करंट ट्रांसफर हो रहा होगा, कोई करंट अगर बहुत फास्ट ट्रांसफर हो रहा है, कोई करंट अगर रोड पे बहुत स्लो चल रहा है, आप खुद इमेजिन कर सकते हो एक रोड है जहां बहुत सारी गाड़ियां चल रही है, तो वहां पे अगेन अगर आप देखोगे तो एक गाड़ी जो है बहुत फास्ट जा रही है, एक गाड़ी जो है बहुत स्लो जा रही है। तो रोड पे जो है ट्रैफिक जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए ना, सब लोग लगभग सेम स्पीड में चलना चाहिए, नहीं तो फिर ट्रैफिक जैम हो सकता है, रोड के ऊपर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे भी जो है करंट को मॉनिटर करने के लिए कोई तो चाहिए। तो ये जो रेजिस्टर्स होते हैं ना, ये करंट को मॉनिटर करते हैं। कभी करंट स्लो डाउन हो जाता है तो वहां पे ये उसे ठीक करते हैं, करंट कभी फास्ट हो जाता है तो वो सारी चीजें भी ये मॉनिटर करते हैं। तो ये जो शंट रेजिस्टर्स है ना, है बड़ी छोटी चीज, लेकिन मैक्सिमम आप चीजें यूज करते हो आपके डे टू डे लाइफ में, वो हर एक चीज के अंदर जो है ये शंट रेजिस्टर्स एप्लीकेबल है। आप सोचो, आप बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हो, वहां पे शंट रेजिस्टर यूज होता है। कार के अंदर आपके एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर यूज होता है, आपके पावर स्टेयरिंग के अंदर यूज होता है। हालांकि आजकल तो जितनी भी गाड़ी आ रही है सबके अंदर हमें पावर स्टेयरिंग देखने मिल रहा है।
फिर ये जो है मिरर्स के अंदर यूज होता है, आपके एसी कन्वर्टर के अंदर यूज होता है, गाड़ी के ऑयल पंप के अंदर यूज होता है। तो कार्स के अंदर ये शंट रेजिस्टर बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। फिर इसके साथ साथ ये जो शंट रेजिस्टर्स होते हैं ये स्मार्ट मीटर्स के अंदर यूज किए जाते हैं। अगेन उनके बाद ये जो है ईएसएस पैक्स के अंदर यूज किए जाते हैं, आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर यूज किए जाते हैं। और कार्स के केस में भी अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है ईवी कार्स के अंदर यूज किए जाते हैं। और इंटरनल कंबस्शन इंजन वाली जो कार्स होती है, मतलब हमारी पेट्रोल डीजल कार, वहां पे भी ये सारी चीजें जो है वो यूज की जाती है। और आपके गैस मीटर्स के अंदर भी जो है शंट यूज किए जाते हैं। तो ये जो है शंट का यूज केस है। और शंट बनाना जो है कोई भी बहुत सिंपल काम नहीं है। इसके लिए जो है आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, जो कि शिवालिक बायोमेटल के पास है। तो कल को अगर मैं आके बोलूंगा कि भाई मैं शंट की फैक्ट्री डालता हूं, तो मैं जो है कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो है वो टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं रहेगी जो इस कंपनी के पास है। अब जब हम थर्मोस्टैटिक बायोमेटल्स की बात करें, अब ऑल ओवर दी वर्ल्ड में आपको बताऊं तो इस कंपनी का जो है शंट और थर्मोस्टैटिक बायोमेटल्स के अंदर जो है बहुत बड़ा शेयर है ओवरऑल। अगर आप वर्ल्ड के अंदर देखोगे तो आपके थर्मोस्टेटिक बायोमेटल्स क्या होता है, ये जो है आपके स्विच गेयर के अंदर यूज किए जाते हैं, आपके ऑटो थर्मोस्टैट्स के अंदर यूज किए जाते हैं, आयंस के अंदर यूज किए जाते हैं, गीजर्स के अंदर यूज किए जाते हैं, एंड अगेन सेंसर्स के अंदर यूज किए जाते हैं। मतलब क्या कि कभी कभी आपका करंट जो है बहुत फास्ट फ्लो होता है, कभी कभी इतना ज्यादा फास्ट फ्लो होता है या इतना ज्यादा करंट फ्लो करता है कि आपके कंपोनेंट के अंदर या फिर इक्विपमेंट के अंदर जो है हमें शॉर्ट सर्किट देखने मिल सकता है। तो ये शॉर्ट सर्किट को जो है ये स्विच गियर्स वगैरह प्रिवेंट करते हैं। मतलब क्या, आप सोचो एक लाइन के अंदर करंट जा रहा है, तो कभी कभी करंट अगर बहुत ज्यादा हो रहा है या फिर इक्विपमेंट अगर बहुत हीट हो रहा है, तो स्विच गियर जो है ऐसे खुल जाता है, तो आपका जो करंट पास होना है ना वो बंद हो जाता है। तो वो जो है हमें थर्मोस्टेटिक बायोमेटल्स का जो है ये यूज केस बन कर आता है। और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में अगर आप देखोगे तो ये कंपनी ने जो है आपका वर्टिकल इंटीग्रेशन किया है, जहां इन्होंने केमकॉन नाम की एक कंपनी है उसे एक्वायर किया हुआ है 2023 के अंदर। तो वहां से इनके कुछ रेवेन्यूज आ रहे हैं। हालांकि ये सेगमेंट कंपनी के लिए नया है, 2 साल पहले इन्होंने ये सेगमेंट स्टार्ट किया है। इसके पहले रेवेन्यूज अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम आपके शंट से बनकर आते थे और थर्मोस्टेटिक बायोमेटल से बनकर आते थे। तो ये भी जो है आपके स्मार्ट मीटर रिलेज के अंदर, वायर एसेसरीज के अंदर, आपके वो थर्मोस्टैट वगैरह जो है वो डेटा सेंटर्स वगैरह के अंदर भी जो है यूज किए जाते हैं। तो कंपनी के टोटल 3 प्लांट है पूरे इंडिया के अंदर और एक ही जगह पे। तो ये कंपनी का जो है सबसे बड़ा कंसंट्रेशन रिस्क बनकर आ जाता है। और फिर इसके बाद कंपनी के पास जो है डिफ्यूजन बॉन्डिंग की भी टेक्नोलॉजी है, जो कि अगेन जो है कंपनी की स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी है, जिसके वजह से कंपनी जो है आपके बायोमेटल्स बना सकती है। और बायोमेटल्स के अंदर भी ये लोग जो है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ बायोमेटल्स के अंदर काम कर सकते हैं। यानी क्या कि स्विच गियर के लिए अलग बायोमेटल, हाई वोल्टेज के लिए अलग बायोमेटल, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए जो है अलग बायोमेटल यूज करता है। अब डिफ्यूजन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ये लोग जो है पहले मेटल्स को एकदम प्रेस करते हैं, इस तरीके से प्रेस करते हैं कि आपके एटम्स जो है ना पूरे मेटल के अंदर वो जो है एक में एक से मिंगल करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर उसके बाद हमें जो है उस मेटल के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखने मिलता है। और वहां पे आप देखोगे तो फिर जो है बायोमेटल्स बनाए जाते हैं। तो आप इस तरीके से जो है कंपनी को समझ सकते हो। अब ये हमने समझ लिया बिजनेस मॉडल क्या है, बनाता क्या है, करता क्या है, सिचुएटेड क्या है। मतलब क्या, ओवरऑल बिजनेस लेवल पे आपने इस कंपनी की सारी चीजें समझ ली है। अब थोड़ा कंपनी के केस में अपॉर्चुनिटीज कहां बनकर आती है, हम एक बार उसकी बात करते हैं। तो ये आपके जो शंट है ये आपके ईवीज के अंदर यूज किए जाते हैं। तो जितना ज्यादा हमें ईवी मार्केट के अंदर ग्रोथ देखने मिलेगा, उतना ज्यादा इस शंट के मार्केट के लिए बेटर रहेगा, उतना ज्यादा हमें कंपनी की ग्रोथ के अंदर देखने मिलेगा। पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखोगे तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड आपके ईवी मार्केट के अंदर हमें स्लो डाउन देखने मिल रहा था। एक तो ये चाइना वाले डंपिंग कर रहे थे, तो चाइना वाले जब डंपिंग करते तब क्या होता है कि यूरोप के अंदर कंपटीशन इतना बढ़ गया कि 4 में से पिछली 2 ईवी जो है वो आपकी चाइनीज ईवी थी, क्योंकि इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम होता है। और ये आपकी यूरोपियन ईवीज जो कि बहुत एक्सपेंसिव ईवीज होती है, उन्हें जो है आराम से कॉम्पीट कर रही थी, प्राइस भी सस्ता था और फीचर्स भी बेटर थे। तो ये भी एक दिक्कत हो रहा था, इसलिए ऑल ओवर ईवी मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो स्लो डाउन देखने मिला। वोक्सवैगन की तो एक फैक्ट्री भी बंद हो गई। फिर इसके साथ साथ स्मार्ट मीटर के अंदर एक अपॉर्चुनिटी बनकर आती है। अब ईवी का मार्केट जो है हालांकि पिक करने लगा है और धीरे धीरे कंपनी का मैनेजमेंट बता रहा है कि ये लोग जो है नए ओईएम्स के आसपास भी जा रहे हैं। तो ओईएम्स के पास ये लोग नए ओईएम्स से अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इन्हें जो है नए ऑर्डर्स देखने मिलेंगे। अब इंडिया के अंदर जो है 250 मिलियन के स्मार्ट मीटर्स आने वाले 2025 से 2027 के बीच में। अब स्मार्ट मीटर क्यों यूज किए जाते हैं इंडिया के अंदर, अगर आप देखोगे तो करंट का जो है बहुत लॉस होता है। कभी कभी जो है इलेक्ट्रिसिटी की चोरी भी होती है, थेफ्ट भी होता है। एंड अगेन उसी केस में अगर आप देखोगे तो हमें जो है बहुत बार जब ट्रांसमिशन होता है, करंट कितना लॉस होता है वो जो है हमें ट्रेडिशनल मीटर के अंदर समझ में नहीं आता है। तो स्मार्ट मीटर जो है अलग अलग जगह पे इंस्टॉल हो रहे हैं। एक तो आप स्मार्ट मीटर को रिमोटली भी एक्सेस कर सकते हो,
और फिर स्मार्ट मीटर के कैटेगरी में आप देखोगे तो फायदा ये बनकर आता है कि आपके जो लॉसेस है ना इलेक्ट्रिसिटी के वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो बहुत सारी कंपनीज इन स्मार्ट मीटर वाले सेगमेंट के अंदर काम करती है। जीनस पावर नाम की एक कंपनी है, वो भी इंटरेस्टिंग कंपनी है। टेक्नो इलेक्ट्रिक भी जो है आपके स्मार्ट मीटर्स के अंदर एंटर कर रही है, जहां वो लोग भी स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चर करेंगे। पर दिक्कत ये बनकर आ रहा था कि 2026 और 2027 में जो है इन कंपनीज की ग्रोथ स्लो डाउन होने वाली थी। लेकिन अभी आरडीएसएस स्कीम के अंदर भी थोड़ा स्लो डाउन देखने मिल रहा था हमें। बट अब जो है चीजें फिर से पिकअप होनी स्टार्ट हो गई है, जहां अगर आप जीनस पावर नाम की स्टडी कंपनी को जाकर स्टडी करोगे तो हमें कंपनी की जो ग्रोथ रेट्स है ना वो बहुत फास्ट देखने मिल रही थी। और फिर उसके बाद मैनेजमेंट बोला कि हम लोग जो है इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे, हमारी ग्रोथ रेट्स रिड्यूस हो जाएगी। तो हमें स्टॉक के पी मल्टीपल के अंदर भी जो है बहुत ज्यादा बड़ा करेक्शन देखने मिला। लेकिन अभी चीजें अगर आप देखोगे तो चीजें बेटर होने लगी है शिवालिक के केस में भी, क्योंकि जीनस ने क्या किया है, जीनस ने जो है अपना गाइडेंस इंक्रीज किया है। यानी क्या कि कोई भी कंपनी अगर अपना गाइडेंस इंक्रीज कर रही है मतलब उस मार्केट के अंदर जो है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। और इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो ये 2023 के में जो आपका मार्केट है ये $250 मिलियन का था, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 2031 में $763 मिलियन के आसपास चल जाएगा। मतलब क्या कि हमें जो है इसके अंदर 15% का CAGR का ग्रोथ रेट देखने मिलेगा इस मार्केट के अंदर। तो ईवी से एक स्मार्ट ग्रिड्स इंस्टॉल हो रहे हैं, ग्रिड स्टेबलाइजेशन भी हो रहा है। आपको पता है यूरोप के अंदर जो है ब्लैकआउट्स हो गए थे कुछ 2 कंट्रीज के अंदर, तो वहां पे 2 कंट्रीज के अंदर ब्लैकआउट्स हो गए, तब से गवर्नमेंट जो है ग्रिड स्टेबलाइजेशन पे बहुत फोकस कर रही है। तो जितना ज्यादा ये ग्रिड स्टेबलाइजेशन वगैरह होगा, अगेन वहां पे भी जो है आपके शंट्स और थर्मोस्टैट्स जो है बायोमेटल जो है वो यूज किए जाएंगे। फिर इसके बाद अगर हम कंपनी का थोड़ा और डिस्कस करें तो इनके मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट से आते हैं। डोमेस्टिक से कंपनी के कुछ 48% ऑफ रेवेन्यूज आते हैं और बचे हुए 52% के आसपास रेवेन्यूज जो है इनके एक्सपोर्ट से आते हैं। मार्जिन वाइज अगर आप देखोगे तो इनके एक्सपोर्ट वाले जो रेवेन्यूज है ना वहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़ा हाइयर मार्जिन है। और यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम मिक्स देखोगे तो शंट से जो है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ रेवेन्यूज आते हैं और बायोमेटल से जो है वॉल्यूम्स वहाँ पे थोड़े लो हो जाते हैं एज कम्पेयर टू शंट्स। तो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो है शंट और आपके बायोमेटल्स का लगभग इक्वल है दोनों सेगमेंट के अंदर, मतलब कंपनी का। तो अब इसके बाद बात करते हैं कि कंपनी के कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट क्या बता रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट जो बताता है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगेन इसके पहले अगर आपको मेरी तरीके से इक्विटी रिसर्च करना है और अभी तक आपने इक्विटी रिसर्च मास्टर क्लास के अंदर एनरोल नहीं किया है तो पहले जाकर एनरोल करो। बॉस क्या सोच रहे हो आप, अगर आपको मेरे लेवल की इक्विटी रिसर्च करनी है ना तो जल्द से जल्द एनरोल कर लेना। अब इस केस में आपको जो है इग्नोरेंस टैक्स नहीं पे करना है आपके लर्निंग के ऊपर। ये चीज़ जो है आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि जब भी आप इग्नोरेंस टैक्स पे करते हो तब एक आप अच्छे इन्वेस्टर नहीं हो, क्योंकि एक अच्छा इन्वेस्टर जो है एक लर्निंग मशीन होता है। तो अगर आपको लर्निंग मशीन बनना है तो आपको जो है चीज़ें कॉन्स्टेंटली सीखनी पड़ेगी। तो मास्टर क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेंशन मत लेना। इस मास्टर क्लास के अंदर आपको जो वैल्यू मिलेगी ना वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर लेना। फिर इसके बाद FY26 की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो गाइडेंस है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग बनकर आता है। पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखोगे, पिछले 2 साल से हमें कंपनी के अंदर जो है डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ नहीं देखने मिली है। और अब मैनेजमेंट जो है FY26 के अंदर हमें जो है डिमांड जो है इनकी रिबाउंड होते हुए देखने मिली है। मतलब क्या कि Q4 के अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो हमें जो है सेल्स के अंदर एक्चुअली ग्रोथ देखने मिले। भले ही सेल्स की ग्रोथ जो है सिर्फ 3% की थी, लेकिन ग्रोथ हमें देखने मिली जो कि पिछले 3 से 4 क्वार्टर के अंदर से जो है हमें देखने नहीं मिल रही थी। अब मैनेजमेंट क्या बता रहा है, इनके शंट और बायोमेटल वाले जो बिजनेस है दोनों पिकअप करना स्टार्ट कर देंगे। तो इनका जो शंट का बिजनेस है वो ग्रो होगा वो 15 to 18% के आसपास, और जो बायोमेटल का बिजनेस बनकर आता है वो ग्रो होगा आपका 12 to 16% के आसपास का। और आपकी स्मार्ट मीटर का जो सेगमेंट है ना कंपनी का, दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो अबाउट 50% YOY। 2025 में अगर आप देखोगे तो ये सेगमेंट जो है 30% YOY पे ग्रो किया था। मतलब क्या कि जो स्मार्ट मीटर वाला सेगमेंट है ना कंपनी का, हमें वहां पे इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट्स। हालांकि स्मार्ट मीटर वाले सेगमेंट को अगर आप देखोगे तो ये जो है कंपनी का अभी तक इतना ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट नहीं करता है, क्योंकि कंपनी के सिर्फ 10% ऑफ रेवेन्यू जो है अपने स्मार्ट मीटर वाले बिजनेस से आते हैं। जब हम FY25 की बात करें तो कंपनी के अंदर हमें डी ग्रोथ देखने मिल रही थी, क्योंकि एक आपका इन्वेंट्री करेक्शन हो रहा था, डी स्टॉकिंग बन रहा था, और आपकी ग्लोबल डिमांड अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा म्यूटेड थी। लेकिन Q4 के अंदर कंपनी को जो है रिकवरी फिर से देखने मिल रही है फ्रॉम आपका स्मार्ट मीटर वाला सेगमेंट, ईवी वाला सेगमेंट, आपका एक्सपोर्ट जियोग्राफीज वाला सेगमेंट फ्रॉम आपका यूरोप एंड एशिया, और कंपनी को जो है डोमेस्टिकली भी इंफ्रा ड्रिवन जो है स्विच गियर डिमांड देखने मिल रही है। पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखोगे तो स्विच गियर के अंदर जो डिमांड थी वो जा ही चुकी थी, क्योंकि इंफ्रा जो है उसके अंदर थोड़ा स्लो डाउन देखने मिल रहा था हमें इलेक्शन के बाद से। लेकिन अब इलेक्शन के बाद से जो है चीजें एक्चुअली पिकअप होनी स्टार्ट हो रही है कुछ
अब यूजुअली अगर आप देखोगे ना, कभी भी इलेक्शन होता है, नई गवर्नमेंट आती है, तो इंफ्रा के लिए चीज़ें पिकअप होनी जो है धीरे धीरे पिक करती है। ऐसा नहीं है कि एकदम से जो पेस पे चल रहा था वही पेस पे चलेगा, क्योंकि इलेक्शन के अंदर भी आपको एज अ कंट्री पैसा स्पेंड करना पड़ता है, फिर इंफ्रा के ऊपर भी पैसा स्पेंड करना पड़ता है, गवर्नमेंट जो है स्टेबलाइज भी होती है, तो थोड़ा बहुत इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन देखने मिलता है यूजुअली इलेक्शन के बाद, बट उसके बाद जो है चीज़ें स्टेबल होनी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हम कंपनी के सेगमेंट्स की बात करें तो मैनेजमेंट का जो है ग्रोथ आउटलुक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके शंट वाले सेगमेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो कंपनी के पास ग्रोथ आएगी आपके स्मार्ट मीटर से, ईवी वाले स्पेस से, एनर्जी स्टोरेज से और एक्सपोर्ट से। जब हम बायोमेटल सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे ग्रोथ आएगी आपके इंडस्ट्रियल रिकवरी से और स्विच केयर की डिमांड रिकवरी से। फिर इसके साथ साथ जब हम स्मार्ट मीटर की भी बात करें तो एक और न्यूज़ चल रही है कि गवर्नमेंट जो है BIS रेगुलेशन लगाने वाला है आपके स्मार्ट मीटर्स के लिए। तो इससे क्या होगा, आपके स्मार्ट मीटर्स के अंदर जो जो कॉम्पोनेंट्स यूज किए जाएंगे ना, वो सारे कंपोनेंट जो है लोकलाइज्ड कंपोनेंट्स रहेंगे। और शिवालिक बायोमेटल बीइंग अ इंडिया कंपनी, ये जो है BIS सर्टिफिकेशन के लिए क्लैरिफाई कर जाएगी। तो कंपनी के अंदर स्मार्ट मीटर वाले सेगमेंट के अंदर ग्रोथ रेट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ सकती है अगर गवर्नमेंट ये BIS रेगुलेशन लेकर आता है तो हमें एज ए इन्वेस्टर वो देखना है कि BIS रेगुलेशन आता कब है। फिर इसके बाद जब हम ऑटोमोटिव EV की बात करें तो कंपनी के पास जो है ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं, RFQ वगैरह आने जो है स्टार्ट हो चुके हैं। अब शिवालिक बायोमेटल के बारे में इंटरेस्टिंग क्या है पता है, अब कंपनी को जो है कोई भी केपेक्स करने की जरूरत नहीं है। इनकी जो करंट कैपेसिटी बनकर आती है वहां से जो है ये लोग 1200 से 1300 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कर सकते हैं। मतलब लगभग 2.5x ऑफ द करंट रेवेन्यू ऑफ FY25 कंपनी जो है आराम से कर सकती है एट देयर करंट कैपेसिटी। और कंपनी का मैनेजमेंट अगले 5 साल के लिए 25% CAGR के आसपास का ग्रोथ रेट का गाइडेंस दे रहा है। और हमें जो है डिमांड एक्चुअली अभी रिबाउंड होते हुए दिखिए। US और एशियन रीजन्स के अंदर भी अगर आप देखोगे तो कंपनी को जो ऑर्डर्स के अंदर स्लो डाउन देखने मिल रहा था, वो ऑर्डर्स भी जो है कंपनी के अंदर आने स्टार्ट हो चुके हैं। और मैनेजमेंट ये बता रहा है कि इनका एक्सपोर्ट का शेयर जो है FY26 के अंदर 55 to 58% के बीच में रहेगा। फिर इसके साथ साथ FY25 के अंदर मैनेजमेंट ये बता रहा है कि इन्हें जो है इन्वेंट्री करेक्शन देखने मिला पूरे कस्टमर बेस से, लेकिन अभी चीज़ें बेटर होनी स्टार्ट हो गई है और कंपनी ने जो है इनके EBITDA मार्जिन मेंटेन कर रखे। वो बहुत पॉजिटिव बात है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि चीज़ें जो है खराब हो रही थी, डिमांड इतनी फॉल हो रही थी, स्टिल हमें कंपनी के मार्जिन के अंदर जो है चीज़ें बेटर होते हुए देखने मिली। तो मैनेजमेंट ये बता रहा है कि FY26 के अंदर जो वॉल्यूम रिकवरी होगी ना, वो भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट होगी और इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी होगी और मार्जिन स्टेबिलिटी भी जो है हमें देखने मिलेगी। तो मैनेजमेंट ये बता रहा है कि ये लोग 22 to 23% का EBITDA जो है आराम से मेंटेन कर चल सकते हैं। एज ऑफ नाउ कंपनी के EBITDA मार्जिन अगर आप देखोगे तो वो 22% के आसपास है और 2025 में अगर आप देखोगे तो 19% के आसपास है। तो ये इंटरेस्टिंग हो रहा है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज कंपनी क्या कर रही है पता है, हालांकि अभी ये जो स्मार्ट मीटर वाले सेगमेंट के अंदर है ना, तो यहाँ पे इनके EBITDA मार्जिन जो है वो 22 to 23% के आसपास है, लेकिन इनके जो EBITDA मार्जिन है ना वो बेटर हो सकते हैं अगर ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करे। मतलब क्या, जो स्मार्ट मीटर होते हैं ना उनका ये लोग PCB असेंबलिंग करेंगे, तो जो स्मार्ट मीटर के कंपोनेंट्स है उसका जो भी असेंबलिंग करता है ना वो शिवालिक बायोमेटल्स करेगा। जैसे आप AC स्पेस के अंदर समझ सकते हो, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसी कंपनीज बनकर आती है, एम्बर EPAC जैसी कंपनीज बनकर आती है, फिर आपके EMS स्पेस के अंदर भी बहुत कंपनीज PCBA करती है। तो वहाँ पे उस लेवल का बिजनेस जो है शिवालिक करेगा और इनके मार्जिन जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेटर होते जाएंगे। तो आपको जो है ये चीज़ ट्रैक करनी है कि फॉरवर्ड इंटीग्रेशन से कंपनी के मार्जिन किस लेवल पे जाएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट ये बता रहा है कि ये मार्जिन जो है 40 to 50% के आसपास भी जा सकते हैं। एज ऑफ नाउ तो ये जो है प्रोटोटाइप मोड के अंदर है और यहाँ से प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है कि अगले कुछ 12 to 18 मंथ्स के अंदर हमें यहाँ से एग्जीक्यूशन देखने मिलेगा। तो ये आपको एज ए इन्वेस्टर जो है ट्रैक करना है कि किस लेवल का डिमांड देखने मिल रहा है हमें और किस लेवल की मार्जिन बेटरमेंट देखने मिल रही है। फिर जब ग्रिड अपग्रेडेशन की बात करें तो इंटरनेशनली ग्रिड अपग्रेडेशन हमें देखने मिल रहा है, इंफ्रा पुश देखने मिल रहा है, तो ये एक चीज़ हो रही है कंपनी के साथ साथ। तो बाकी चीज़ें तो जो है हम कंपनी के बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं। टैरिफ की बात करना भूल गया मैं। टैरिफ की मैं बात करूँ तो कंपनी के मैक्सिमम रेवेन्यूज अगर आप देखोगे तो एक्सपोर्ट के आसपास से आते हैं, तो वहाँ पे अगेन कंपनी के जो 5% रेवेन्यू है उन पे टैरिफ लगेगा। जो आपके शंट वाले रेवेन्यूज कंपनी के बनकर आते हैं यूएस के अंदर, वहाँ पे कोई टैरिफ नहीं लग रहा है। तो टैरिफ का रिस्क जो है कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं है और टैरिफ से कंपनी की बहुत ज़्यादा डिमांड इंपैक्ट नहीं हो रही है, क्योंकि आपकी जितनी भी एक्सपोर्ट वाली कंपनीज थी उनके ऊपर रिस्क यही था कि टैरिफ से क्या होगा, तो वो कंपनी के अंदर इतना बड़ा रिस्क नहीं बनकर आता है। तो शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल्स एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। थोड़ा कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में अगेन मैं आप लोगों से डिस्कस करूं तो कंपनी का स्टॉक जो है 43 के PE पे ट्रेड करता है। अब यहाँ पे आप जो है खुद कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको रेवेन्यू ग्रोथ लेनी है 18% की, आप EBITDA मार्जिन ले लो 22% के आसपास,
अदर इनकम आप एस्टिमेट कर लो कि कुछ 5-6 करोड़ का अदर इनकम कंपनी बना लेगा। यूजुअली कंपनी 6 करोड़ का बनाता है, तो आप वो ले सकते हो। इंटरेस्ट के केस में मैं बताऊँ तो आप सेम ही एस्टिमेशन ले सकते हो। फिर आप डेप्रिसिएशन का, अगर मैं आपको वैल्यूएशन करने का तरीका बताऊँ, अगर आपको फॉरवर्ड पैट पे आना है तो, क्योंकि कंपनी ने पैट मार्जिन का गाइडेंस नहीं दिया, तो डेप्रिसिएशन जो है आप कुछ 7 to 8 के आसपास ले सकते हो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये है कि कंपनी का जो डेप्रिसिएशन है वो फॉल होगा, क्योंकि इनका मैक्सिमम केपेक्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आगे जाकर कंपनी का केपेक्स के ऊपर एक्सपेंस नहीं है। तो जैसे जैसे यूटिलाइजेशन बेटर होते हुए देखेगी, हमें शिवालिक के अंदर जो है ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन होना देखने मिलेगा। तो जो आपकी जो रेवेन्यू ग्रोथ रहेगी उससे कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा फास्ट आपकी ईपीएस ग्रोथ रहेगी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, और तब स्टॉक के अंदर जो है री रेटिंग पोटेंशियल बन सकता है। लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया आपको वो ट्रैक करना है, और उस लेवल की डिमांड आ रही है क्या, हमें वो देखना है। तो आप वैल्यूएशंस भी कर सकते हो कंपनी के। मेरे वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का पेग बनकर आता है 1.3 के आसपास, जो कि डिसेंट है। मतलब आपको जो है 43 पी का पे करना पड़ रहा है, आपके 43 पी प्राइस टू अर्निंग्स, और आपका 35% ग्रो करने वाली कंपनी जो कि 35% पे अर्निंग्स ग्रो कर रही है। तो आप वैल्यूएशन जो है आप खुद कर लो, और ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन तो है नहीं, तो थोड़ा होमवर्क आप भी कर सकते हो ना, तो वो आप कर लेना वैल्यूएशन वाला होमवर्क, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं शिवालिक बाय मेटल कंट्रोल्स पे वीडियो। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, आपको पूरा कंपनी का समझा होगा। अब आपको जाके इंडिविजुअली इस कंपनी पे जाके होमवर्क करना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कंटेंट अच्छा लगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसके साथ साथ इक्विटी रिसर्च मास्टर क्लास का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेंशन मत लेना, मुझे पता है डेली लोग जो है बहुत ज़्यादा हैप्पी है मास्टर क्लास को लेकर, क्योंकि मुझे डेली कमेंट्स आते रहते हैं लोगों के। डेली लोग जो है मुझे जीमेल पे मेल्स लिख रहे हैं, एक्स पे डीएम्स कर रहे हैं कि भाई कंटेंट बहुत ज़्यादा सुपर्ब है। तो इस मास्टर क्लास के अंदर जो वैल्यू मिलेगी ना वो बहुत ज़्यादा मिलेगी, जो आप प्राइस पे कर रहे हो वो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जो है मैं प्राइस को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ, ताकि मास्टर क्लास के अंदर जो वैल्यू मिले वो प्राइस जो है उससे एट पार तो रहे कम से कम। अब एट पार तो मैं कभी कर नहीं पाऊंगा, लेकिन थोड़ा प्राइस तो हमें जो है, इसलिए मैं इंक्रीज कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो मास्टर क्लास का प्राइस एक बार इंक्रीज हो गया तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। जल्द से जल्द क्लास के लिए रजिस्टर कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। 20 आवर्स का रिकॉर्डेड कंटेंट है, कंटेंट देखो, अपना इक्विटी रिसर्च के अंदर स्किल सेट बिल्ड करो, ताकि आप भी जो है कंपनीज मेरी तरीके से एनालाइज कर पाओ, और आपको जो है वीडियोज ना देखना पड़े किसी के, इनफैक्ट मेरे भी नहीं देखोगे आप। और एक और चीज़ बोल रहे हो ना, बहुत कंप्लेंट्स आती है लोगों की, भाई 25-25 मिनट के वीडियो बना रहा है। अरे हाँ, लेकिन अगर मैं इससे छोटे वीडियो बनाऊंगा ना तो कंटेंट पे मिस आउट कर जाऊंगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपने वीडियो का कंटेंट जो है उसके अंदर थोड़ा भी कट शॉर्ट करूँ। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना, इसलिए वीडियो थोड़े लॉन्ग हो रहे हैं। ट्राई कर रहा हूँ शॉर्ट बनाने के लिए, देखते हैं किस तरीके की कोशिश होती है। तो इतना ही रखता हूँ। आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।